हेलो गाइस, ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि इसमें जो चैप्टर मैं कवर करूंगा एओटी मांगा का वो एनिमे में स्किप कर दिया गया है, एटलीस्ट फिलहाल के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं अटैक ऑन टाइटन मांगा चैप्टर 123 जिसका नाम है आइलैंड डेविल्स। सो लेट्स गो। चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां स्टार्टिंग में मिकासा को दिखाया जाता है जब वो उस टाइम को याद कर रही होती है जब ये सारे सर्वे कॉर्प्स मेंबर पहली बार अपने आइलैंड से बाहर गए थे। उस टाइम सबका कहना था कि एरन ये घर बदल चुका है, लेकिन मिकासा को तब भी कहीं ना कहीं भरोसा था कि एरन आज भी वही पहले वाला इंसान है। जब सर्वे कॉर्प्स मेंबर मार्ले पहुंचते हैं तो वो इस तरह से ड्रेस करते हैं कि वो लोकल पॉपुलेशन में ब्लेंड हो सकें, लेकिन वो सब लोग वॉल्स के बाहर की दुनिया और लोगों को देखकर बहुत सरप्राइज्ड होते हैं। ओनियंकापोन उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें कियोमी अजुमाबिटो के एड्रेस तक लेकर जाने में उनकी हेल्प करता है। कोनी, साशा और हांजी पहली बार एक कार को अपनी आंखों के सामने चलता देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो कार किसी तरह का एनिमल हो। लीवाई ओनियंकापोन को उन्हें रोकने के लिए कहता है इससे पहले कि ये लोग कार को गाजर खिलाने की कोशिश करें। एक्चुअली आई लव दिस थिंग जब लीवाई अपने अलग ही कॉमेडी मोड में से जाता है। ओके, बैक टू द स्टोरी। मिकासा नोटिस करती है कि एरन को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आर्मिन भी एरन को थोड़ा और चीयर अप करने का ट्राई करता है, लेकिन एरन आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में पहले ही देख चुका था इन द मेमोरीज ऑफ हिज फादर, तो उसके लिए ये सब जानना कोई बड़ी बात नहीं थी। मिकासा ही सोचने लगती है कि क्या वही एरन में आए हुए चेंजेस को नोटिस कर पा रही है या और कोई भी है जिसे लगता है कि एरन बदल चुका है। सर्वे कॉर्प्स मेंबर वहां मार्ले में पहली बार आइसक्रीम टेस्ट करते हैं और मिकासा एरन को एनकरेज करती है कि उसे भी थोड़ी ट्राई करके देखनी चाहिए, बट अगेन एरन के लिए आइसक्रीम और उसका टेस्ट कोई नई बात नहीं थी ड्यू टू हिज फादर्स मेमोरीज। लेकिन इसके साथ उसे ये भी याद आता है कि इंटर्नमेंट जोन में रहने वाले सब्जेक्ट ऑफ ymir बहुत रेयरली ही आइसक्रीम खा पाते थे। जब ये लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे तो लिवाई एक लड़के को नोटिस करता है जो साशा का पर्स चुराने की कोशिश कर रहा था। लिवाई उसे पकड़ लेता है और काफी तेज आवाज में बोलता है कि ये पर्स उसका नहीं है और बाकी सब मार्लियंस इस चीज को सुन लेते हैं और उस लड़के की तरफ बहुत पुअरली रिएक्ट करते हैं। सबको लगता है कि ये कोई भाग कर आया हुआ आउटसाइडर है जो कि उनकी लैंग्वेज नहीं बोलता और उन्हें इस लड़के को तरीके से पनिश करना चाहिए। साशा हालांकि इंटरवीन करती है और बोलती है कि उसका पर्स उसे वापस मिल चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी मार्लियंस अभी भी उस बच्चे को पनिश करना चाहते थे क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई सब्जेक्ट ऑफ ymir भी हो सकता है। ये सब होता देख लिवाई उस बच्चे को अपनी आर्म में दबा लेता है और क्लैरिफाई करता है कि उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि यह बच्चा कोई चोर है, एक्चुअली पर्स उसका ना होकर उसकी बड़ी बहन का है। हालांकि कोई भी मार्ले सिटीजन इस एक्सक्यूज को नहीं मानता, लेकिन सर्वे कॉर्प्स वाले फिर भी उस बच्चे को लेकर वहां से भाग जाते हैं और वो बच्चा फाइनली बच जाता है। लेकिन अलग होने से पहले वो बच्चा इस बार खुद लिवाई का पर्स चुरा लेता है। कियोमी एस्टेट पर कियोमी इन सब की बातें सुनती है कि यहाँ तक की जर्नी में इनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे और फिर बताती है कि आज के टाइम में ब्लड टेस्टिंग इंप्रूव हो चुकी है और इसीलिए वो सब्जेक्ट्स ऑफ ymir जो इंटरनमेंट जोन से भागे हुए हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली ढूंढा जा रहा है। एक टाइम पर सब्जेक्ट ऑफ ymir होना बहुत शान की बात हुआ करती थी, लेकिन जब एल्डियन एम्पायर का खात्मा हुआ तो उन्हीं सब्जेक्ट ऑफ ymir को उन्हीं के देशों से बाहर निकाल दिया गया और इसी वजह से कियोमी बताती है कि बाकी सारे कंट्रीज से अच्छा रिलेशन बिल्ड करना काफी मुश्किल टास्क रहेगा उन सबके लिए। आर्मिन को अभी भी कहीं ना कहीं होप थी कि काश उन्हें जीक के प्लान के हिसाब से ना जाना पड़े और हिस्टोरिया को भी फोर्स ना किया जाए टू हैव चिल्ड्रंस टू सेव रॉयल ब्लड लाइन। हांजी चाहती थी कि वो एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ymir को ऑब्जर्व करे और उसे ये होप थी कि एटलीस्ट ये लोग तो समझेंगे कि पैराडी आइलैंड के लोग सब पीसफुली सॉल्व करना चाहते हैं। एरन कियोमी के साथ चल रही मीटिंग को छोड़कर जा चुका था और मिकासा इस चीज को नोटिस करती है और उसे ढूंढने के लिए वो भी बाहर जाती है। वो देखती है कि एरन बाहर खड़े होकर रेफ्यूजी के कैंप्स की तरफ देख रहा है। पहले तो वो एरन पर गुस्सा करने जा रही होती है क्योंकि वो ऐसे बिना बताए बाहर नहीं घूम सकता, जबकि वो जानता है कि दुश्मनों का मेन टारगेट ही एरन है। लेकिन फिर मिकासा को समझ आता है कि एरन उस बच्चे और उसकी फैमिली को देख रहा है जिसने अभी अभी लिवाई और साशा का पर्स चोरी किया है। एरन मिकासा को बताता है कि टेंट में रहने वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घरों को खो दिया है ड्यू टू वॉर और ये सब लोग उन दोनों की तरह ही हैं जिनके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनकी वजह से उनकी लाइफ में से एक दिन में सब चीजें छिन गई। एरन मिकासा से पूछता है कि वो एरन की इतनी केयर क्यों करती है। क्या इसका रीजन ये है कि एरन ने उसकी जान बचाई थी जब वो बच्चे थे या फिर इसीलिए कि वो उसकी फैमिली का पार्ट है। मिकासा हल्की सी आवाज में कहती है कि क्योंकि वो उसकी फैमिली का पार्ट है, लेकिन इतनी ही देर में उस लड़के का बाप दोनों के पास चलकर आ जाता है। वो आदमी उसे पीने के लिए एक वार्म ड्रिंक ऑफर करता है और इतनी ही देर में मिकासा और एरन के बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। सबकी टाइमिंग से डिसअपॉइंटेड होकर एरन उनकी तरफ इशारा करता है कि उन सबको भी एरन और बाकी रिफ्यूजीज को ज्वाइन करना चाहिए। वो सब लोग एक साथ खाना खाते हैं और थोड़ी ही देर में वो रिफ्यूजीज एंड एरन और उसके दोस्तों की गैदरिंग एक पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है। जॉन और कॉनी भागकर जल्दी से और दारू लेकर आते हैं और ये सब देखकर बाकी बचे हुए रिफ्यूजीज भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। आर्मिन और मिकासा को भी इन सब में एंजॉय करता देख एरन स्माइल करता है और कुछ टाइम के बाद हांजी, लिवाई और ओनियंकापोन को उनके ये सोल्जर्स मिलते हैं जो कि बाकी रिफ्यूजीज के साथ ही घोड़े बेचकर सोए हुए थे। बाद में जब एसोसिएशन टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ ymir के फोरम में ये सब लोग जाते हैं तो वहां पर इन सब का बहुत खराब एक्सपीरियंस रहता है।
एक स्पीकर बोलता है कि हमें सिर्फ उन सब्जेक्ट्स ऑफ यूमिर का ध्यान रखना है जो कि एलियंस नहीं है, मतलब जो पैराडाइज आइलैंड पर नहीं रहते हैं, और उन सबको अपने दिलों में हेटेड रखनी चाहिए फॉर द डेविल्स ऑफ द पैराडाइज आइलैंड। मिकासा को रियलाइज होता है कि वही वो दिन था जब एरन ने उनकी साइड छोड़ दी, और कुछ टाइम बाद उन्हें एरन का लेटर मिला जिसमें उसने बताया कि वो जीक के प्लान के हिसाब से जाएगा। मिकासा सोचती है कि क्या और कोई रास्ता था जिससे एरन ऐसा ना करता, या फिर क्या होता अगर उसने कुछ अलग आंसर दिया होता जब एरन ने उससे पूछा था कि वो उसकी इतनी केयर क्यों करती है। क्या ऐसा करने से वो आज जिस बैटल में फंसे हुए हैं उसे अवॉइड किया जा सकता था। अब फ्लैशबैक सीन खत्म होता है और प्रेजेंट टाइम में मिकासा और आर्मिन शिगानचिना डिस्ट्रिक्ट के किसी टूटे हुए खंडर पर खड़े होते हैं और वॉल्स को तोड़कर सारे वॉल टाइटन अब बाहर आ चुके हैं। वहां से काफी दूर मिकासा देखती है कि एक मैसिव स्केलेटन जिसके आगे ये मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन भी बच्चे लग रहे हैं, और वो नोटिस करती है कि ये स्ट्रक्चर वहां से ओरिजिनेट हुआ है जहां पर एरन था। रंबलिंग के इतने हैवी शोर के बीच आर्मिन को अपनी बात बोलने के लिए बहुत तेज चिल्लाना पड़ता है, और वो मिकासा को बताता है कि शायद एरन ने फाउंडिंग टाइटन का कंट्रोल ले लिया है और अब वो रंबलिंग का इस्तेमाल करेगा इन मार्ले सोल्जर्स को रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही आर्मिन चारों तरफ देखता है उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ शिगानचिना डिस्ट्रिक्ट की वॉल ही ब्रेक नहीं हुई है, बाकी पूरी की पूरी वॉल मारिया डिस्ट्रॉय हो चुकी है और टाइटन्स हर तरफ से निकल रहे हैं, जो कि अननेसेसरी है अगर एरन का इंटेंशन सिर्फ करंट अटैक रोकना था। एरन फिर फाउंडिंग टाइटन का यूज करते हुए सारे सब्जेक्ट्स ऑफ यूमिर से कनेक्ट करता है। उसकी वॉइस सबके माइंड में गूंजती है और वो बताता है कि उसने पैराडाइज आइलैंड की वॉल्स को अनहार्डन कर दिया है और सारे टाइटन को फ्री कर दिया है। उसकी इंटेंशन है टू प्रोटेक्ट द एल्डियंस ऑफ पैराडाइज आइलैंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो वहीं पर पैदा हुआ है और उन्हीं लोगों के बीच में बड़ा हुआ है। बाकी पूरा वर्ल्ड पैराडाइज आइलैंड का खात्मा चाहता है, जो कि एरन अलाउ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब तक पैराडाइज आइलैंड के बाहर बाकी सब कंट्रीज का नामो निशान नहीं मिटा देता वो नहीं रुकने वाला। तो ये थी यार वीडियो अटैक ऑन टाइटन मांगा चैप्टर 123 की। आई होप यार तुम लोग को ये सीरीज बढ़िया लग रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।